क्लास 12 बच्चों, हमने जो लेसन शुरू किया है वो है हमारा परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। और इस लेसन में बच्चों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को बताया, उसके बाद बोर के मॉडल को आप लोगों ने देखा कि उसके मॉडल के कौन कौन सी विशेषताएँ थी। अब इसके बाद इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि जो बोर की रेडियस होती है वो कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, इसके डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले तो बच्चों की रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके लिए बच्चों हमने बताया था जो रदरफोर्ड ने उन्होंने क्या कहा था कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है और जो धनावेश होता है वो परमाणु के बीच के भाग में केंद्रित होता है। ठीक है, और इस पर जितना धनावेश होता है उस परमाणु में उतना ही ऋणावेश होता है। परमाणु जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो हमने माना कि इस परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है, हमने माना कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है Z। ठीक, तो जो धनावेश होगा हमारा, धनावेश क्या हो जाएगा, धनावेश बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Z इंटू ई के बराबर क्या होगा, इस नाभिक पर धनावेश हो जाएगा, जहाँ ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। हमने माना जो M है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और V हमारा क्या है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है। अब आप लोगों को बताया बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में, नाभिक के चारों कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसका यहाँ पर जो वेग है वो v है, इस पर आवेश e है। तो अब इनके बीच में क्या होगा, क्योंकि ये इसके चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो आप लोगों को पता है बच्चों, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा भी है कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है तो उसको चक्कर लगाने के लिए एक अभिकेंद्र बल चाहिए, है ना। और अभिकेंद्र बल बच्चों कहाँ से मिलेगा, इन दोनों के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण बल से, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो हमको स्थिर विद्युत आकर्षण बल से मिलेगा। और आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि जो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा mv²/r। तो जो mv²/r होगा ये किसके बराबर होगा, ये अब आकर्षण बल के बराबर होगा। और कूलाम के नियम से आकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = m1m2/r², ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये अगर हम इसमें यहाँ पर लगाएं तो m1, ये हमारी m1 की वैल्यू है, और अगर ये हमारी m2 की वैल्यू हो तो m1 किसके बराबर है, इस पर जो आवेश है वो धनावेश हमारा ZE के बराबर हो गया। तो ZE इंटू ई 1/4πε0, ये क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये हमारा क्या होता है, कूलाम के नियम से ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो इस नियम के अनुसार ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, यहाँ पर जो m1 नहीं, ये क्या Q1, और Q1 की वैल्यू किसके बराबर है, Q1 की वैल्यू मेरी ZE के बराबर है, और Q2 की वैल्यू E के बराबर है। Q1 क्या है, धनावेश, और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो होगा ZE इंटू ई अपॉन, हमने माना इनके बीच की दूरी r क्या है, इस ऑर्बिट की त्रिज्या है, इस कक्षा की त्रिज्या है, तो जाएगा अपॉन r²। अब इसके बाद बच्चों इसमें जो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे हम, ये हो जाएगा हमारा mv², इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1/4πε0 ZE²/r²। ठीक, लेकिन जो बोर का सिद्धांत था, बोर का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि जो कोणीय संवेग होता है mvr वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ हमने n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो आपका m, इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² v² r² = n² h² अपॉन 4π²। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या करिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 3 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, यहाँ लिख लो इक्वेशन 3 में 2 का
भाग करने पर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3 हमारी ये है, हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन, इक्वल का साइन यहाँ लगाओ, अपॉन, अब जो इक्वेशन नंबर 2 में हमारा ये था, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन एम वी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ जो नीचे वैल्यूज़ थी आपकी, जो यहाँ आपने नीचे वैल्यूज़ ली थी, ये क्या होंगी, उल्टी हो जाएंगी और ये मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये आर ऊपर चला जाएगा, नीचे एम वी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया हमारा। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, इस एम से एक एम कट गया, तो यहाँ हमारा आ गया एम आर क्यूब बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अब इस 4 से ये 4 कट गया हमारा। ठीक, और ये क्या बचा, एक पाई है बचा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड पाई ई स्क्वायर। ठीक, अब इसमें बच्चों देखो, यहाँ भी हमारा एक इस आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, खाली 1 रह जाएगा, इस एम को इसके नीचे ले लो, तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं बच्चों की जो h है ये प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निश्चित होती है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता इसकी वैल्यू निश्चित होती है, पाई की वैल्यू निश्चित हो गई, m कांस्टेंट हो गया, z परमाणु क्रमांक है उसकी वैल्यू निश्चित होती है, e निश्चित होता है, तो हम इसको r इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, हो जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो यहाँ से r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया n स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस होती है, स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या होती है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसके बाद बच्चों आता है कि इसके बाद आता है हमारा कि अब हम क्या निकालेंगे, कि तो मेरी रेडियस हो गई, अब हम यहाँ से बोर रेडियस निकालेंगे। बोर रेडियस कैसे निकालेंगे, बोर की रेडियस के लिए हमने जो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ये होगी हमारी 4। ठीक, तो बोर की रेडियस के लिए हमने क्या किया कि जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें z की वैल्यू रख दी 1। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z की वैल्यू जो होती है हमारी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो z होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है, और पहली कक्षा के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो जो r1 होगा ये क्या हो जाएगा, r1 बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम, जेड की वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया ई स्क्वायर। यहाँ पर हमने n की जगह भी लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, तो ये बचा हमारे पास एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ठीक, तो ये जो हमारा है इसे हम बोलते हैं बोर रेडियस बोलते हैं।
तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा बोर की रेडियस का, R1 बराबर h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m² और ये होती है हमारी बोर रेडियस और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, इसे हम बोलते हैं बोर्स रेडियस। अब ये वैल्यू कैसे आई बच्चों, इसमें जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, क्या एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू हमारा 34 होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, पाई हमारा फिक्स है, एम की वैल्यू फिक्स होती है ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए द्रव्यमान फिक्स होता है, ई की वैल्यू हमारी फिक्स होती है। तो जब इसमें सारी वैल्यूज़ को आप रख के सॉल्व करोगे तो जो R1 की वैल्यू हमको मिलेगी वो 0.53 एंगस्ट्रॉम मिलेगी। ठीक, अगर हमें हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा के लिए रेडियस निकालनी है तो आप क्या करोगे, Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन जो N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2, तो जो R2 होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था R = N², फॉर्मूला था हमारा R = N² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE², ये फॉर्मूला था। तो दूसरी कक्षा के लिए n = 2 हो जाएगा, तो R = 2 R2 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 2 लिखेंगे और Z = 1 हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m² और ये वैल्यू मेरी किसकी थी, R1 की वैल्यू थी, यानी कि R2 बराबर हो गया 2² इंटू R1। इसी प्रकार से तीसरी रेडियस R3 बराबर क्या हो जाएगा, 3² R1। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए आप आगे की कक्षाओं की त्रिज्या भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद बच्चों हमारा होता है कि इन स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, ये तो बोर रेडियस हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। ये कैसे निकालेंगे, ये डेरिवेशन हम कैसे करेंगे इसके लिए। अब अभी आप लोगों ने बच्चों देखा कि जो हमारा बोर का जो सिद्धांत था उसके अनुसार MV_R = NH/2π था हमारा। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या होगी, इस M × R को इसके नीचे ले लो, तो V = हो जाएगा NH/2π M × R। R की वैल्यू अभी आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा NH/2πm और जो R की वैल्यू है वो है हमारी N² h² एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा पाई m ZE²। ठीक, अब इस पाई से ये पाई कट गया, इस m से m कट गया। ठीक, इस n से यहाँ पर एक n कट गया, इस h से यहाँ एक h कट गया, तो मेरे पास क्या बचा ZE² अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। अब V बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर n को अलग कर लो, 1/n अलग हो गया, ब्रैकेट में आ जाएगा ZE² अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारी, ये पूरी वैल्यू मेरी फिक्स है, यानी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/n, यानी कि जो स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग हुआ वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अगर मुझे वेग निकालना है हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं की पहली कक्षा में, है ना, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो हाइड्रोजन परमाणु है
इसके लिए z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब फॉर्मूले में रखोगे तो v1 बराबर हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला v बराबर हमने क्या लिखा था, v बराबर लिखा था ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन s। इसमें z और n की वैल्यू को फिक्स कर दो तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू E² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 1, यानी कि v1 बराबर हो जाएगा E² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आप इसमें वैल्यू को रखिए। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो वो है वैल्यू ई की जो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर इंटू 2, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, और जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। जब बस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये v1 की वैल्यू हो गई। ठीक, और v1 अपॉन सी प्रकाश का वेग है, तो 2.19 इंटू 10⁻6 अपॉन 3 इंटू 10⁸। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर मिलता है वो हमको 1/137 मिलता है, यानी कि v1 अपॉन सी क्या है, एक हमारा न्यूमेरिकल शुद्ध संख्या होती है और इसे हम कहते हैं सूक्ष्म संरचना नियतांक। तो आप यहाँ लिख सकते हो v1 अपॉन सी एक शुद्ध संख्या है, इसे सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आता है कि कैसे हम स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे। जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है हमारा स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ई का मान हम कैसे निकालेंगे, है ना बच्चों। आप लोग को पता है जो एनर्जी होती है हमारी, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है के प्लस यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों हमारी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इज इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला होता है, तो k इज इक्वल टू हो गया हाफ mv²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, हो जाएगा हाफ m, यहाँ हम v की वैल्यू को रखेंगे। v की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली थी, v इज इक्वल टू हमने निकाला था ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन n। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो हो जाएगा ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा 1/2m Z² e की पावर 4 अपॉन 4h² एप्सिलॉन नॉट n²। ठीक, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा m Z² e की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक, तो हो गया हमारा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी होगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और n²। ये तो हो गई मेरी गतिज ऊर्जा। ठीक, अब इसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, U इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू ZE है, Q2 की वैल्यू -E है अपॉन R। तो U बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R। अब R की वैल्यू को यहाँ पर रखोगे, R की फॉर्मूला क्या था, R बराबर था हमारा n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, तो U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया ZE² अपॉन ये जो नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू नीचे रहेगी और नीचे वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि अपॉन R में है ना। पहले मैं यहाँ रख देती हूँ n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²। ठीक है, ये पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी मेरी, तो U बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर के साथ पाई एम जेड ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई और हो गया, नीचे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा माइनस, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई से पाई कट गया, जो कट रहा है उसे काट लो, पाई से पाई कट गया, ठीक। और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस का एम ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई की पावर 4 जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ठीक, अपॉन 4 है यहाँ पर, और ये हमारा आ गया 4, ठीक। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये एच है, ठीक। अब ई की वैल्यू हमारी क्या थी, ई बराबर था हमारा के प्लस यू। आप वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, के की वैल्यू हमने कितनी निकाली, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, माइनस यू की वैल्यू हमने क्या निकाली, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। अब जो कॉमन आ रहा है सो कॉमन बाहर निकालो, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, तो कॉमन आ गया और 4 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2 -1, तो ये -1/2 वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे 2 1 2, 2 में से बन गया -2 में से बन जाएगा -1/2, तो ई बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2, ठीक। ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा माइनस का एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 4 2 हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो गया 1/n स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया। आप ये देख सकते हैं बच्चों यहाँ से कि सारी वैल्यू फिक्स है, इसलिए जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर है, यानी कि जो त्रिज्या होती है कक्षाओं की वो प्रिंसिपल क्वांटम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। या n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम आर एच सी के आर रिडबर्ग कांस्टेंट, तो रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे, तो वो हम कैसे लिखेंगे, हमने फॉर्मूला क्या निकाला, ये निकाला, ठीक। इसको हम फिर से नीचे लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख लो कि जो स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, ऊपर वाले को फिर से नीचे लिखा, ई बराबर हमने क्या निकाला था, माइनस का एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक। अब मैंने क्या किया इसमें कि हमने एच सी का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन में बच्चों एच सी का मल्टीप्लाई ऊपर किया और एच सी का मल्टीप्लाई मैंने नीचे किया, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का एम ई की पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर सी, ये एच है मेरा, ये हो जाएगा एच क्यूब, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक। यहाँ से मेरा जेड स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ से मेरा एन स्क्वायर बाहर आ गया, और ये सी एच मेरा ऊपर था, ठीक। मैंने क्या किया, इस सी एच को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो सी एच से मल्टीप्लाई करोगे सी एच क्यूब ही हो जाएगा, और ऊपर के सी एच को अलग रखा, जेड स्क्वायर को बाहर निकालिए। ये एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर सी एच क्यूब, ये हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट आर। इस पूरे की जगह हम रिडबर्ग कांस्टेंट आर लिख सकते हैं, तो ई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ई बराबर मेरा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आर जेड स्क्वायर सी एच
अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि ई बराबर माइनस का जेड स्क्वायर आर सी एच अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी आ गई। ठीक, जहाँ आर बराबर है एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच क्यूब, और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं रिडबर्ग नियतांक। ये हमारा क्या है, रिडबर्ग नियतांक है। और इस रिडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर की पावर -1। ठीक है, चाहो तो इसको निकालो। कैसे, यहाँ पर m की वैल्यू को रखो। m की वैल्यू यहाँ हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ठीक, और e आवेश यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻12 का होल स्क्वायर। ठीक, इंटू सी की जगह लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ इंटू एच क्यूब, एच की जगह लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 का क्यूब। ठीक है, तो जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे पूरे इस पूरी वैल्यू को, तो आपको सॉल्व करने पर यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर की पावर -1। तो ये हमारी रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू है। ठीक, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई उसका आवेश है, 8 एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता, सी प्रकाश का वेग, और एच हमारा क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें हमने जो फॉर्मूला पीछे निकाला, हमने जो निकाला ऊपर वो क्या निकाला है, हमने ये निकाला। ठीक, तो ई बराबर हमको क्या मिल गया, ई बराबर माइनस का जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर मिला, ये मिला हमको। ठीक, अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए अगर निकालें, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, और इसमें जब आप आर एच सी की वैल्यू को रखोगे, आर की वैल्यू आपने भी देखी, ये हो जाएगा माइनस का 1.097 इंटू 10⁻7 होती है। ठीक, और जो H है उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, और जो C है प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸8 होती है। ठीक है, इसके बाद नीचे अपॉन हो गया एन स्क्वायर। तो जब ऊपर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमको जो आंसर मिलेगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट कर लें, हमको जो मिलेगा वो मिलेगा E इज़ इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, हमारी एन कक्षा की एनर्जी EN। ठीक है, तो ये जो एनर्जी यहाँ हमको यहाँ पर जो मिल रही है वो जूल में मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से इसको यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये जो जूल होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ये हमारी एनर्जी आ गई। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा कि उत्सर्जित विकिरणों की तरंग है, वो हम कैसे निकालेंगे। जब हमारा परमाणु हायर एनर्जी लेवल में होता है ना, तो वो वहाँ पर खाली 10⁻8 सेकंड तक रहता है, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने लोअर एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है। तो इस ट्रांजिशन को हम कहते हैं इमिशन ट्रांजिशन या उत्सर्जन समीकरण, उत्सर्जन संक्रमण। तो जब हायर एनर्जी लेवल से, जैसे ये है, ये हमारे ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ये कक्षाएं हो गई। जब इलेक्ट्रॉन हमारा पहले शुरू में यहाँ था,
बाहर से ऊर्जा मिली तो ये कहाँ चला गया, हाई एनर्जी लेवल में चला गया। लेकिन यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकंड तक रहेगा और उसके बाद फिर वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो जब वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो जो ऊर्जा होगी उसको क्या करेगा, विकिरित करेगा फोटोन के रूप में। ठीक है, तो जो फोटोन के रूप में ऊर्जा निकलेगी एच न्यू, ये किसके बराबर होगी, इन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, हमने मान लिया हायर एनर्जी लेवल में इसकी ऊर्जा क्या है, E2 है और लोअर में E1 है। तो ये E2 माइनस E1 के बराबर होगी। तो यहाँ से जो न्यू होगा, न्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन H, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, E2 माइनस E1 को। आप लोगों ने अभी ऊपर बच्चों फॉर्मूला निकाला था, E की वैल्यू क्या निकाली थी, E इज इक्वल टू हमने निकाला था माइनस का RH अपॉन N² इंटू Z², ये निकाला था। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो न्यू बराबर हो जाएगा 1/h को बाहर ले लो, E2 के लिए हो जाएगा यहाँ पर माइनस का RH Z² अपॉन N2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, हो जाएगा RH Z² अपॉन N1²। तो ये न्यू बराबर हो जाएगा RH Z² को बाहर निकाल लो, RH Z² अपॉन हो गया H, यहाँ से क्या बचेगा 1/N1² माइनस का 1/N2², फिर H से H कट गया तो न्यू बराबर हमारे पास क्या बचेगा, न्यू बराबर बचेगा यहाँ पर RC Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। न्यू क्या है, हमारी आवृत्ति, और जो आवृत्ति होती है वो C/λ के बराबर होती है। यहाँ पर हम C/λ लिख सकते हैं, तो C/λ बराबर क्या हो जाएगा, C/λ बराबर RC Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। ये से C कट गया तो 1/λ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, RZ² 1/N1² माइनस का 1/N2²। ये फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक, और हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा R, या 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, R ये हो जाएगा 1/N1² माइनस का 1/N2²। इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। यहाँ जो 1/λ है, इस 1/λ को बोला जाता है वेव नंबर, और इसे न्यू बार से लिखते हैं। किसके बराबर होता है, न्यू बार के बराबर होता है। तो इस तरीके से बच्चों सारी चीज़ें हो गई हमारी। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगा और आगे भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आपने इसमें कई सारे डेरिवेशंस देखे, उन सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद रखिएगा।